हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी वनानी महेश्वर लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, आज हम कक्षा उपशास्त्री द्वितीय खंड के लिए विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन के बारे में चर्चा करेंगे। हमने इससे पूर्व में इसके विभिन्न वंशों के बारे में जानकारी हासिल की थी। उसके अलावा जो विदेशियों का यात्रा विवरण था जो विजयनगर में आए थे, उस पर भी चर्चा हुई थी। तो लोक वंश के तहत हमने कृष्णदेव राय के बारे में बताया था, और कृष्णदेव राय के बाद अच्युत देव राय, सदाशिव इत्यादि ये शासक हुए थे। तुलुक वंश के बाद जो है हम देखते हैं कि 25 जनवरी 1565 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच राक्षसी तंगड़ी अथवा तालीकोटा का युद्ध होता है, जो बड़ी भयंकर लड़ाई थी। हालांकि विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य में हमेशा से युद्ध की स्थिति बनी रहती थी। कभी वो बहमनी साम्राज्य के शासक जीतते थे तो कभी विजयनगर साम्राज्य के शासक। लेकिन 25 जनवरी 1565 ईस्वी को जो तालीकोटा का युद्ध हुआ, उसमें बहमनी जो 5 टुकड़ों में बटा हुआ था, सबों ने एकता स्थापित करके एक साथ विजयनगर साम्राज्य के साथ लड़ाई लड़ी, और उसमें विजयनगर साम्राज्य की पराजय बल्कि भयंकर पराजय हुई, और तालु वंश तो खत्म हो ही गया। अराबीडू वंश की फिर स्थापना होती है, जो 1570 से 1650 ईस्वी तक के बीच जो है लगभग ये चलता है। तिरुमल सदाशिव को अपदस्थ करके अराबीडू वंश की स्थापना लगभग 1570 ईस्वी में की गई। पेनुकुंडा में की गई। पेनुकुंडा का जो उत्तराधिकारी था वो रंग द्वितीय हुआ। रंग द्वितीय के बाद वेंकट द्वितीय हुआ। 1612 ईस्वी तक आते आते देखते हैं हम, उसके शासनकाल में ही 1612 ईस्वी में बोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की, और इस वंश के अंतिम शासक रंग द्वितीय के समय में मैसूर, बेदनूर, तंजौर आदि स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हो गई। विजयनगर साम्राज्य लगभग 3 शताब्दी से अधिक समय तक जीवित रहा। अब हम विजयनगर के साम्राज्य के प्रशासन के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि सर्वविदित है कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था में राजा ही सर्वे सर्वा होता है। उसी के मुंह से निकला हुआ हर एक वाक्य जो है वो कानून होता है। तो विजयनगर साम्राज्य भी इस पर आधारित था। राजा जो है वो सर्वे सर्वा था। शासन पद्धति जो थी वो राजतंत्रात्मक थी। राज्य एवं शासन के मूल में राजा, जिसे राय कहा जाता था, वही होता था। सप्तांग विचारधारा जो है, जो प्राचीन राज्य की ये की थ्योरी थी, सिद्धांत था, उसका अनुसरण किया जाता था। राजा को जो है सो राजाभिषेक के समय प्रजापालन एवं निष्ठा की शपथ लेनी होती थी। राजा के बाद जो है युवराज होते थे, और राज्य की व्यवस्था की देखरेख के लिए मंत्री परिषदें होती थी, जिसमें कि पुरोहित, प्रधानमंत्री, सेनापति और जो विभिन्न पदों पे बड़े बड़े विभागों के अध्यक्ष हुआ करते थे, वो उस मंत्रिमंडल के सदस्य हुआ करते थे। राजा को सलाह देने के लिए बनी एक अन्य परिषद में प्रांतीय गवर्नर, बड़े बड़े नायक, सामंत, शासक, व्यापारिक निगमों के प्रतिनिधि, सदस्य इत्यादि जो है वो होते थे। राजा जो है प्रशासनिक कार्यों में सहयोग करने के लिए मंत्रिपरिषद तो थी ही, लेकिन राजा मंत्रिपरिषद के आदेशों को मानने के लिए बाध्य नहीं होती थी। अंतिम आदेश वो राजा का ही होता था। यही राजतंत्रात्मक व्यवस्था का सबसे बड़ा पहलू है, जो हमें हर एक राजतंत्रात्मक व्यवस्था में देखने को मिलता है। मंत्रिपरिषद के जो अध्यक्ष होते थे वो सभानायक कहा जाता था। मंत्रिपरिषद में जो है सो लगभग 20 सदस्य हुआ करते थे। इसके अलावा राज्य परिषद प्रांतों के नायकों, सामंतों, विद्वानों, प्रमुख धर्माचार्यों, संगीतकारों, कलाकारों, व्यापारियों, इवन की विदेशी राज्यों के जो राजदूत थे, उनको भी कभी कभी शामिल करके इन सबों का गठन किया जाता था। केंद्र में जो है सो एक सचिवालय की व्यवस्था होती थी, जिसमें विभागों का वर्गीकरण किया जाता था। इन विभागों में रायसम या सचिव, कर्णिकम या अकाउंटेंट होते थे। तो हम देखते हैं कि कुल मिलाकर के राज्य व्यवस्था को, केंद्रीय व्यवस्था को चलाने के लिए जो है वो जिन जिन लोगों की आवश्यकता थी, जो विभिन्न प्रकार के विभाग होते थे, उसके अध्यक्ष होते थे, उसके नीचे के पदाधिकारी होते थे, और ये सब मिलकर के कार्य करते थे। हमेशा राजतंत्रात्मक व्यवस्था में हम देखते हैं कि राजा जो है
अगर कुशल है, वो अपने राज्य के सभी भागों पे निगरानी रखे हुए है, एक्टिव है, समझदार है, बुद्धिमान है, तो उसके समय में राज्य की व्यवस्था जो है वो निर्बाध रूप से अच्छी तरह से चलती थी। लेकिन अगर राजा जो है वो सक्षम नहीं है, थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रहा है, या फिर वो अपने जो है सो रंग महल में ही पड़ा रहता है, या फिर विभिन्न विभागों की देख रेख स्वयं से नहीं करता है, तो स्वाभाविक सा है कि उनका जो राज्य व्यवस्था था उनके समय में वो थोड़ी लचर पड़ जाती थी और पतन के कगार पे भी आ खड़ी होती थी। अब थोड़ा सा हम प्रांतीय प्रशासन के बारे में चर्चा कर लें। चूँकि केंद्र की ये व्यवस्था थी, और जो राज्य साम्राज्य होता था, कभी कोई बड़ा होता था तो उसको प्रांतों में विभाजित कर दिया जाता था, प्रांत, राज्य या मंडल में किया जाता था, ताकि प्रशासनिक कार्य को चलाने में सुविधा हो सके। कृष्णदेव राय के शासनकाल में हम देखते हैं कि प्रांतों की सर्वाधिक संख्या 6 थी। प्रांतों में गवर्नर के रूप में राज परिवार के सदस्य या अनुभवी जो दंडनायक होते थे उनकी नियुक्ति की जाती थी। इन्हें सिक्कों को प्रसारित करने, नए कर लगाने, पुराने माफ़ करने, इसके अलावा भू राजस्व निर्धारित करने और इसका एक निश्चित हिस्सा के सरकार को देना होता था। प्रांतों को मंडल को कोट्टम या जिले में विभाजित किया जाता था। कोट्टम को जिला को बलनाडु भी कहा जाता था। कोट्टम का विभाजन नाडुओं में हुआ था, जिसकी स्थिति आज के परगना एवं तालुका जैसी थी। नाडुओं को मेलाग्राम में बांटा गया था। एक मेलाग्राम के अंतर्गत लगभग 50 गांव होते थे। उड़िया ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। इस समय गांवों के समूह को स्थल या सीमा भी कहा जाता था। यानी विभाजन का क्रम इस प्रकार था: प्रांत, मंडल, कोट्टम या बलनाडु, फिर प्रकोट्टम, नाडु, मेलाग्राम, उड़ या ग्राम। तो इस तरह सबसे जो छोटी प्रशासनिक इकाई थी वो गांव ही होती थी, और सबसे बड़ा जो है प्रांत, जिसको मंडल भी कहा जाता था। तो ये प्रशासन का जो है एक तरह से प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए विकेंद्रीकरण किया गया था। और मंडल में जो मंडलाधिकारी होते थे उनके हाथों में जो है बहुत सारे अधिकार थे। फिर उसके नीचे जो कोट्टम होते थे, फिर गांव में जो ग्रामीण या मुखिया होते थे। तो इस तरह से ये व्यवस्था चलती थी। अब आगे की क्लास में बच्चों हम जो विजयनगर साम्राज्य की खासियत थी नायंगर व्यवस्था और जो अन्य इसके पहलू हैं उस पर हम प्रकाश डालेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।